वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हुमायूं के वंशज पे हम लोग चल चले थे और हुमायूं के बारे में हमने परिचय, उसके बाद उसके कुछ षड्यंत्र, जो खलीफाओं का षड्यंत्र था उसके विरुद्ध, और उसके बाद उसकी कुछ कमियां और उसके ताज को कांटों का ताज कहा जाता है, इसके बारे में हमने देखा। और आज हम लोग हुमायूं के अभियानों को देखेंगे अफगान आक्रमण से, यानी कि अफगानों के शासन से पहले। क्योंकि हमने बताया था कि हुमायूं ने 2 बार गद्दी संभाला, एक बार 10 वर्षों तक और दूसरी बार 1 वर्ष तक। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक का जो शासन काल था, इसमें हुमायूं का क्या क्या जो अभियान था, आक्रमण था, उसे हम लोग देख लें। और इसके बाद इसको हमने देख लिया पिछले वीडियो में, और इस बार हम लोग आज के वीडियो में अफगान साम्राज्य के बाद का जो आक्रमण होता है, यानी कि 23 जुलाई 1555 से लेकर 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक के बीच का जो शासन काल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसके कुछ उपलब्धि और हुमायूं के द्वारा जो मकबरा बनता है, हुमायूं का मकबरा, इसके आत्मकथा हुमायूंनामा, तो इन सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके मृत्यु और इसके इतिहास, इसके मृत्यु के बारे में जो कुछ इतिहासकारों का क्या क्या कथन है, इसे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके अभियान के बारे में, अफगान साम्राज्य के बाद का अभियान। तो अफगान साम्राज्य अभियान एवं आक्रमण अफगान साम्राज्य के बाद। तो अफगान साम्राज्य के बाद इसने कौन कौन से आक्रमण किए? सबसे पहले 15 मई 1555 ईस्वी को 15 मई 1555 ईस्वी को पंजाब के लुधियाना से 19 मील दूर सतलुज नदी के किनारे अफगान सरदार नसीम खां एवं तेतर खां के साथ मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में नसीम खां और तेतर खां की अफगानी सेना पराजित हो जाती है और हुमायूं का संपूर्ण पंजाब, लाहौर तथा पेशावर पर कब्जा हो जाता है। इसे याद रखेंगे कि पहला जो आक्रमण होता है अफगान साम्राज्य के बाद हुमायूं का, वह 15 मई 1555 ईस्वी को होता है। पंजाब के लुधियाना से 19 मील दूर सतलुज नदी के किनारे 2 भाई रहते थे, 2 अफगान सरदार, और वो दोनों भाई थे जिनका एक का नाम था नसीम खां और दूसरे का नाम था तेतर खां। तो इन दोनों भाइयों के विरुद्ध हुमायूं का मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में नसीम खां और तेतर खां दोनों भाई हुमायूं के द्वारा पराजित हो जाते हैं। और इसके बाद ये अफगानी सेना पराजित हो जाती है तो हुमायूं का संपूर्ण पंजाब, लाहौर और पेशावर पर कब्जा हो जाता है, याद रखेंगे। तो 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं का कौन सा युद्ध होता है? तो नसीम खां एवं तेतर खां नाम के 2 अफगान भाइयों के साथ मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जो लुधियाना से 19 मील की दूरी पर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित था। और इस युद्ध में दोनों भाइयों की, नसीम खां और तेतर खां की पराजय होती है और संपूर्ण पंजाब सहित लाहौर और पेशावर पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है, याद रखेंगे। 29 जून 1555 ईस्वी 29 जून 1555 ईस्वी को बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद का युद्ध होता है। तो हुमायूं का 29 जून 1555 ईस्वी को बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें अफगानी सेना नायक सिकंदर सूरी पराजित हो जाता है और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हो जाती है। तो ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि एक बार फिर से अफगानी सेना के साम्राज्य के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, किस युद्ध के बाद? तो सरहिंद के युद्ध के बाद। और यह जो युद्ध हुआ 29 जून 1555 ईस्वी को, और यही हुमायूं का सबसे अंतिम आक्रमण था। इसके बाद उसे फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है।
तो 29 जून 1555 ईस्वी को बैरम खां के नेतृत्व में हुमायूं सरहिंद का युद्ध करता है। किसके साथ? तो अफगानी सेना नायक सिकंदर सूरी। यह जो सिकंदर सूरी था, शेर शाह सूरी का एक पूर्वगामी था, यानी शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद यह गद्दी संभाला था। तो 29 जून 1555 ईस्वी को बैरम खां के नेतृत्व में हुमायूं की सरहिंद का युद्ध होता है। किसके विरुद्ध? अफगानी सेना नायक सिकंदर सूरी के विरुद्ध। इस युद्ध में सिकंदर सूरी पराजित हो जाता है और इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हो जाती है, याद रखेंगे। तो मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद? सरहिंद के युद्ध के बाद। इस युद्ध में सिकंदर शाह सूरी पराजित होता है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। और यह कहाँ के होता है? तो सरहिंद में 29 जून 1555 ईस्वी को। और यही हुमायूं का सबसे अंतिम आक्रमण अभियान था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हो जाती है। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली एवं आगरा की सत्ता पर काबिज। तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता और आगरा की सत्ता पर काबिज हो जाता है और पुत्र अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को एक बार फिर से हुमायूं दिल्ली एवं आगरा की सत्ता पर काबिज होता है और अपने पुत्र अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है, याद रखेंगे। तो दोबारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है। तो कब दिल्ली और आगरा पर काबिज होता है हुमायूं? तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। और लाहौर का सूबेदार कौन बनता है? तो हुमायूं का पुत्र अकबर। अब हम लोग हुमायूं के कुछ उपलब्धियों की चर्चा करें। हुमायूं ने के पास कुछ कमियां भी थी, साथ ही साथ उसके कुछ उपलब्धि भी थे, यानी कि कुछ अच्छे भी काम किए, जिसके बारे में हम लोग देख लें। तो 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग या भवन या किला या नगर की स्थापना किया। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग, या उसे भवन भी कहा जाता है, नगर भी कहा जाता है और किला भी कहा जाता है। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक विशाल भवन की स्थापना की, विशाल नगर की स्थापना की, विशाल दुर्ग की स्थापना की और इसे पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो दीन पनाह नगर है वह पुराना किला के नाम से प्रसिद्ध है। इस किला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था मित्र एवं शत्रुओं को प्रभावित करना, साथ ही साथ बहादुर शाह के हमले से बचना। याद रखेंगे कि दीन पनाह नगर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मित्र एवं शत्रुओं को प्रभावित करना, यानी कि मित्र को अपने कलाकृति के बारे में दिखाना, साथ ही साथ शत्रुओं से बचने का प्रयास करना। और उसका जो मुख्य शत्रु था वह था बहादुर शाह, जो कि गुजरात का एक अफगानी था। तो बहादुर शाह के हमले से बचना और मित्र एवं शत्रुओं को प्रभावित करना इस दीन पनाह नामक भवन का मुख्य उद्देश्य था। और इसकी स्थापना कब हुई? तो हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में। कहां पे? तो दिल्ली में दीन पनाह नाम। इसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो पुराना किला। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण, वास्तविक निर्माण 1546 ईस्वी में पत्नी हाजी बेगम ने किया। हाजी बेगम ने 1564 से 1565 ईस्वी में हज किया। याद रखेंगे कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की इसने नींव रखी। तो याद रखेंगे कि हुमायूं ने हुमायूं के मकबरे का भी निर्माण किया, लेकिन वास्तविक निर्माता कौन थी? तो इसकी पत्नी, जिसका नाम था हाजी बेगम। तो 1546 ईस्वी में इस हुमायूं की पत्नी ने वास्तविक निर्माण किया हुमायूं के मकबरे का 1546 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम भी कहा जाता है। और बाद में 1564 से 1565 ईस्वी के बीच हाजी बेगम ने मक्का में हज भी किया। इसे याद रखेंगे। 7 दिन में 7 रंग के कपड़े बदलने की शुरुआत, यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मुगल वंश का एक महत्वपूर्ण एक अचरज वाली चीज है
कि हुमायूं ने 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े बदलने की परंपरा का निर्माण किया। याद रखेंगे कि सोमवार को जो कपड़ा पहनता था वह मंगलवार को नहीं पहनता था, मंगलवार को जो कपड़ा पहनता था वो बुधवार को नहीं पहनता था, अर्थात 7 दिन वह अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े बदलने की शुरुआत किसने की? तो हुमायूं ने। याद रखेंगे। अब थोड़ी बहुत हुमायूं के मकबरे के बारे में हम लोग चर्चा कर लें, जो काफी महत्वपूर्ण मकबरा है दिल्ली में अवस्थित। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा कि इसकी नींव हुमायूं ने रखी थी, लेकिन वास्तविक निर्माता किसे कहा जाता है? तो उसकी पत्नी जिसका नाम था हाजी बेगम, या फिर उसे बेगा बेगम भी कहा जाता है। तो 1546 ईस्वी में बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम ने वास्तविक निर्माण किया हुमायूं के मकबरे का। इसका स्थापत्य कार्य यानी कि इसकी वास्तव में स्थापना किसने की? तो मिराक मिर्जा ग्यास। याद रखेंगे, मिराक मिर्जा ग्यास ने को हुमायूं के मकबरे का स्थापत्यकार कहा जाता है, यानी कि स्थापना करने वाला। इसका निर्माता बेगम हाजी बेगम थी, जिसे बेगा बेगम भी कहा जाता है। अभी हमने इसके बारे में बताया। यह प्रथम मकबरा था जो चहार दीवारी से घिरा है। याद रखेंगे कि हुमायूं का मकबरा ही एक ऐसा प्रथम मकबरा है जो चारों तरफ के दीवार से घिरा है, यानी कि चहार दीवारी से घिरा हुआ है। याद रखना कि यह हुमायूं का मकबरा प्रथम मकबरा है जो चहार दीवारी से यानी कि चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। रोशनदान से मुक्त तथा रामबाग के बगीचे में निर्मित। तो याद रखेंगे कि हुमायूं के मकबरे में एक भी रोशनदान नहीं है। साथ ही साथ यह आगरा के रामबाग नामक बगीचे में बना हुआ है। रामबाग बगीचे का निर्माण किसने किया था? तो बाबर ने। याद रखेंगे। तो रोशनदान से मुक्त तथा रामबाग के बगीचे में निर्मित। दोहरी गुंबद वाला प्रथम मकबरा, फारसी प्रभाव का प्रतीक। तो हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला प्रथम मकबरा है जो फारसी प्रभाव का प्रतीक है, यानी कि यह बताता है कि फारसी जो कलाकृति था वह किस प्रकार था। तो दोहरी गुंबद वाला प्रथम मकबरा कौन है? तो हुमायूं का मकबरा जो फारसी प्रभाव का प्रतीक है। संपूर्ण भवन लाल पत्थर का तथा गुंबद सफेद संगमरमर का। याद रखेंगे कि जो संपूर्ण भवन है हुमायूं के मकबरे का वह लाल पत्थर का बना हुआ है, जबकि उसका गुंबद सफेद संगमरमर का बना हुआ है। याद रखेंगे कि हुमायूं के मकबरे का संपूर्ण भवन लाल पत्थर का, जबकि जो गुंबद है वह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ऊंचे गर्दन तथा बगल में छतरियां बनी हुई है कि जो हुमायूं का मकबरा है उसका गर्दन ऊंचा है तथा अगल बगल कई छतरियां बैठने के लिए बनी हुई है। तो याद रखेंगे कि हुमायूं का जो मकबरा है उसका गर्दन ऊंचा है, साथ ही साथ उसके बगल में कई छतरियां बनी हुई है ताकि यात्री उसके नीचे बैठ सके। नालंदा के पंचरथ से प्रेरित। हुमायूं के मकबरे की प्रेरणा किससे मिली है? तो नालंदा के पंचरथ से। याद रखेंगे नालंदा के पंचरथ से हुमायूं का मकबरा प्रेरित है। खूबसूरती तथा डिजाइन के कारण ही इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। साथ ही साथ वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। याद रखेंगे कि खूबसूरती तथा डिजाइन के कारण हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी, यानी कि ताजमहल से पहले भी एक ताजमहल। तो खूबसूरती तथा डिजाइन के कारण हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है तथा वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। क्या? वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश। दीन पनाह नगर में शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय का निर्माण। याद रखेंगे और इसके प्रमुख को निजाम कहा जाता था। तो हुमायूं ने
जो दिन पनाह नगर की स्थापना की थी उसमें एक विशाल पुस्तकालय की भी स्थापना की थी और उस पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल और उसके प्रमुख को निजाम कहा जाता था, याद रखेंगे। तो दिन पनाह नगर के पुस्तकालय का नाम का क्या था? शेर मंडल। इसका निर्माण किसने किया? हुमायूं ने। और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? निजाम। फतेहाबाद मस्जिद हिसार का निर्माण, तो हिसार में हुमायूं ने एक फतेहाबाद मस्जिद का भी निर्माण किया, याद रखेंगे। कहां पे? हिसार में फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण। तबले आदल नामक एक न्याय ढोल की शुरुआत, याद रखेंगे। तबले आदल नामक एक न्याय ढोल की शुरुआत लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए, याद रखेंगे कि हुमायूं ने तबले आदल एक न्याय ढोल की शुरुआत की थी ताकि लोग बादशाह तक अपनी शिकायतें पहुंचा सके। तो न्याय व्यवस्था के लिए इसने एक तबले आदल नामक न्याय ढोल की शुरुआत की थी, लोग शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए। लोग इसको बजाता तो बादशाह समझ जाता हुमायूं कि इस व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता है। तो तबले आदल नामक न्याय ढोल की शुरुआत किस लिए? तो लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत हुमायूं द्वारा हुई। ताने इज्जत नामक एक मुकुट का निर्माण, याद रखेंगे। ताने इज्जत नामक ज्योतिष आधार पर एक मुकुट का निर्माण, तो हुमायूं ने ताने इज्जत नामक एक मुकुट का निर्माण किया। किसके आधार पर? तो ज्योतिष के आधार पर, क्योंकि उसे ज्योतिष में विश्वास था। तो ज्योतिष के आधार पर ताने इज्जत नामक एक मुकुट का निर्माण किया हुमायूं ने। मीना बाजार की स्थापना, तो जरूरत के सामान के लिए एक बहुत बड़े बाजार की स्थापना की जिसका नाम था मीना बाजार। आज भी गानों में मीना बाजार की चर्चा होते रहती है। तो मीना बाजार की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया और उस समाधि प्रस्तर पर क्या लिखा था? शब्दों के साम्राज्य का सम्राट या संत। तो शब्दों के साम्राज्य का सम्राट या संत के नाम से अमीर खुसरो के मकबरे पर एक समाधि प्रस्तर रखवाया कि जो अमीर खुसरो का समाधि था उस पर एक प्रस्तर यानी कि एक पत्थर पर लिखा हुआ एक पत्थर जो था उस पर कुछ लिखा हुआ जो चीज रहता है उसे प्रस्तर कहते हैं। तो अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर लगाया और उस पर क्या लिखा था? शब्दों के साम्राज्य का सम्राट या संत, याद रखेंगे। शब्दों के साम्राज्य का सम्राट या संत किसके समाधि पर? तो अमीर खुसरो के समाधि पर। मुबैया नामक पद्य शैली को आगे बढ़ाया, याद रखेंगे। मुबैयान नामक पद्य शैली को आगे बढ़ाया और इसका जन्मदाता कौन था? तो बाबर, याद रखेंगे कि हुमायूं ने बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली यानी कि कहानी की शैली का निर्माण किया था और हुमायूं ने उसे आगे बढ़ाया। तो मुबैयान नामक पद्य शैली को आगे किसने बढ़ाया? हुमायूं ने। और इसका जन्मदाता कौन था? तो बाबर था। उत्तर भारत की वास्तु शैली में नए दौर का प्रारंभ तथा संगमरमर की गुंबद का प्रचलन। तो उत्तर भारत की वास्तु शैली में हुमायूं के द्वारा एक नए दौर का प्रारंभ हुआ, साथ ही साथ संगमरमर की गुंबद का भी प्रचलन किया। किसने? हुमायूं ने, याद रखेंगे कि उत्तर भारत की वास्तु शैली में नए दौर का प्रारंभ हुआ तथा संगमरमर की गुंबद का भी प्रचलन हुआ हुमायूं के द्वारा। कॉर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत, तो कॉर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं के द्वारा हुई। कॉर्निश जो था आज भी मुसलमानों के घरों एवं गुंबदों पर या बड़े बड़े भवन में एक प्रकार की आकृति बनी हुई होती है, इस प्रकार की या कुछ इस प्रकार की।
इस प्रकार की। चांद तारों के रूप में, जिसे तस्लीम कहते हैं, इसे कॉर्निश कहते हैं, यह तस्लीम है। तो कॉर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने। हुमायूं अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय यानी कि कई किताब लेकर चलता था। यह बात किसने कहा? तो अबुल फजल ने। तो हुमायूं अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय यानी कि कई किताबों को लेकर चलता था। जहां पे जाता कुछ ना कुछ किताब लेकर चलता, यानी ऐसा किताब लेकर चलता जहां उसकी जरूरत पड़ती। तो हुमायूं अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय यानी कि कई किताब लेकर चलता था। यह बात किसने कहा? तो अबुल फजल ने। इसीलिए हुमायूं को चलता फिरता पुस्तकालय भी कहा गया है। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि चलता फिरता पुस्तकालय कौन था? तो हुमायूं था, याद रखेंगे। शहजादों एवं विश्वास पात्रों को सोने एवं चांदी की कुर्सियों का प्रबंध करना चाहता था। तो अपने जितने सारे शहजादे थे जो विश्वास पात्र थे, उनके लिए हुमायूं सोने एवं चांदी की कुर्सियों का प्रबंध करना चाहता था। याद रखेंगे कि शहजादों यानी कि अपने जो छोटे छोटे युवराज थे, जो शासक थे, उन्हें शहजादे कहते थे। तो शहजादों एवं विश्वास पात्रों के लिए सोने एवं चांदी की कुर्सियों का प्रबंध करना चाहता था कौन? हुमायूं। अब हम लोग हुमायूं के आत्मकथा पर आते हैं। हुमायूं की जीवनी जिस किताब में लिखी हुई है, तो उस किताब के बारे में हम लोग यानी कि हुमायूं के आत्मकथा पर हम लोग आते हैं। उस किताब का नाम है हुमायूं की आत्मकथा, या फिर हुमायूं की जीवनी जिस किताब में लिखी है उसका नाम है हुमायूं नामा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या है? हुमायूं नामा। इस किताब में हुमायूं की जीवनी का वर्णन है। इस किताब की लेखक कौन है? तो उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा का रचनाकार कौन है? तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम, और यह बाबर की पुत्री थी। याद रखेंगे कि हुमायूं नामा की लेखक या फिर रचनाकार कौन थी? तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम, और यह बाबर की पुत्री थी। और यही हुमायूं नामा हुमायूं की आत्मकथा है, इसकी जीवनी है। अब हम लोग कुछ गुलबदन बेगम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे कि गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी को कहां पे हुआ था? काबुल में। इसकी मां का नाम दिलदार बेगम था। तो गुलबदन बेगम की माता का नाम था दिलदार बेगम। इसके सगे भाई कौन कौन थे? तो अलवर मिर्जा तथा हिंदार मिर्जा। तो गुलबदन बेगम के सगे भाई थे अलवर मिर्जा और हिंदार मिर्जा, जबकि सौतेले भाई कौन थे? जो हुमायूं के भाई थे। कौन कौन? हिंदाल, अस्करी और कामरान। लेकिन इसके पति का नाम था हुमायूं। तो हुमायूं की सौतेली बहन भी थी, लेकिन बाद में उससे हुमायूं से प्रेम विवाह कर लेती है। तो और 1603 ईस्वी में गुलबदन बेगम की मृत्यु हो जाती है। तो गुलबदन बेगम के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें कि गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इसकी माता का नाम दिलदार बेगम था। इसके सगे भाई अलवर मिर्जा तथा हिंदार मिर्जा थे, जबकि सौतेले भाई हिंदाल, अस्करी और कामरान थे, जो कि हुमायूं के सगे भाई थे। बाद में हुमायूं से प्रेम विवाह कर लेती है, यानी कि इसके पति का नाम क्या था? हुमायूं, और 1603 ईस्वी में गुलबदन बेगम की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग हुमायूं की मृत्यु पर आते हैं कि 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। डेट याद रखेंगे, 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे? दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर तो तबीयत खराब हो जाती है और फिर मौत हो जाती है। तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह नगर, जिसकी स्थापना हुमायूं ने की थी, तो उसी दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय, अभी हमने बताया था कि दीन पनाह में एक पुस्तकालय की भी स्थापना किया था हुमायूं ने। उस पुस्तकालय का क्या नाम था?
शेर मंडल। तो दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं घायल हो जाता है और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। डेट याद रखेंगे, कब? 27 जनवरी 1556, दीन पनाह भवन के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। और उसकी मृत्यु के बाद 13 वर्ष की अवस्था में अकबर दिल्ली का उत्तराधिकारी बनता है और उसका संरक्षक कौन बनता है? बैरम खान। यह बात किसने कहा? तो मुल्ला बेकसी ने। मुल्ला बेकसी ने 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु के बारे में बताता है। साथ ही साथ उसके मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी 13 वर्ष की अवस्था में बाबर बनता है। कहां का? अकबर बनता है दिल्ली का उत्तराधिकारी। यह भी बात बताता है कौन? मुल्ला बेकसी। और अकबर का संरक्षक कौन बनता है? तो बैरम खान। तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में अकबर दिल्ली का उत्तराधिकारी बनता है और इसका संरक्षक बनता है बैरम खां। और इसके बारे में किसने बताया? तो मुल्ला बेकसी ने। इसके मृत्यु के बाद कुछ इतिहासकारों का क्या क्या कथन था उसे हम लोग देख लेते हैं। हुमायूं गिरते गिरते जीवन से मुक्त हो गया और उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। यह बात किसने कहा? तो लैंड ने। लैंड ने क्या कहा कि हुमायूं गिरते गिरते जीवन से मुक्त हो गया और उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। लैंड ने कहा। लैंड ने कहा हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो खलीफाओं का षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, उसे कांटों भरा ताज मिला था, फिर 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसी प्रकार जिस प्रकार वह उसका शासन व्यवस्था लड़खड़ाया, उसी प्रकार सीढ़ियों से लड़खड़ाते उसकी मृत्यु भी हो गई। तो यह बात कहा कौन? लैंड ने। उसी चीज को लैंड दूसरे भाषा में कहता है, हुमायूं लुढ़कते आया और लुढ़कते दुनिया से विदा हो गया, संसार से विदा हो गया। याद रखेंगे। तो इसी चीज को लैंड कहता है, हुमायूं लुढ़कते आया और लुढ़कते संसार से विदा हो गया। लैंड ने एक बात और कहा, हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। लैंड ने कहा। तो लैंड ने कहा हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। उसकी दयालुता तो सुंदर थी और परंतु विवेक रहित थी, बुद्धिहीन थी, जो किसी काम का नहीं था। तो ये बात पूरा चला हुमायूं के बारे में। इस प्रकार हुमायूं का राजवंश समाप्त होता है और हुमायूं का जो मुगल वंश था यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो से अफगानी साम्राज्य को देखेंगे, द्वितीय अफगानी साम्राज्य, जिसका नाम था शेर खान, शेर शाह सूरी। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में शेर खां के साथ। तब तक के लिए